भाई लास्ट टाइम हमने बात की थी रिग्रेशन के बारे में। एक्चुअली इन जनरल मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम्स फंडामेंटली दो तरह की होती हैं, प्रेडिक्शंस दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट वी कॉल रिग्रेशन, और सेकंड वन जिसके बारे में आज हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो बता सकते हैं आपके ख्याल में दोनों में क्या फ़र्क है, और यकीनन आप लोगों ने मिट भी दिया। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? रिग्रेशन, व्हाट इज़ द रिग्रेशन प्रॉब्लम, या रिग्रेशन में होता क्या है? एनीवन? क्या होता है रिग्रेशन में? डेटा क्या होता है? लीनियर से क्या मुराद है? लीनियरिटी लाजमी नहीं है। रिग्रेशन, सॉरी पैटर्न्स होते हैं, हर एक होते हैं। मेन डिफरेंस क्या है? जो रिग्रेशन है उसमें जो आपका डीवी है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस इन नेचर, ये मेन फ़र्क होता है। कॉन्टीन्यूअस नंबर्स कौन से होते हैं? जिस तरह प्राइस, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं 1.5, 1.75, तो आपका जो भी डीवी था उस केस में आपके पास जो नंबर्स थे वो ज़्यादा क्या थे? कॉन्टीन्यूअस इन नेचर्स होते हैं। जिस तरह आपने प्राइस को अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो वो उस पर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी आपकी। इस तरह से अगर आपने एब्सेंटिज्म को, यानी जिसमें डायरेक्टली नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर आपके पास ज़्यादा कौन सी यानी आपकी रिग्रेशन लगती है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में जो आपका फ़र्क कहाँ पे आता है? बेसिकली डीवी में। जो आपका डीवी होता है ना, उसकी क्लासेस होती हैं। बस ये फ़र्क है। क्लासेस से क्या मुराद है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से अगर यही कार प्राइस लें और मैं आपको अगर कोई डेटा सेट देता हूँ और आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि ये गाड़ी जो है जिसको भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। अब ऑटोमेटिक या मैनुअल, ये रिग्रेशन नहीं इस पे लग सकती। ये क्या है? क्लासेस हैं। ऐसा ही है, समझ लगी है कि नहीं? सो फॉर एग्जांपल क्लासेस में क्या हो सकता है? इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट, क्या हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? कार है, क्या है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। अब यानी कि वो बेसिकली हमें बताएगा कि एग्जैक्टली कि ऑटोमेटिक गाड़ी को, यानी जो गाड़ी आप जिसका प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। तो बेसिकली इसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। समझ लगी इस बात की? इसी तरह से इमेजेस में समटाइम्स क्या होता है? सपोज करें आपके सामने मशीन को हमने 3, 4 या 10 इमेजेस फीड की हैं और मशीन ने फॉर एग्जांपल ये प्रेडिक्ट करना है कि ये वो इमेज एक ही चीज़ के हैं, बट मशीन ये प्रेडिक्ट करना है वो इमेज कैट का है या डॉग का है या हॉर्स का है या फॉर एग्जांपल लाइन का है। अब ये 4 क्लासेस हैं, मशीन ने उससे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा वो इमेज किस चीज़ का है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। समझ लगी इस बात की? तो आपकी जो इन जनरल जो प्रेडिक्शंस है ना, 2 तरह की होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगेन, जिसमें अगर आप प्राइस वगैरह प्रेडिक्ट करते हो वो ज़्यादा रिग्रेशन प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। सही है। समटाइम्स आपने क्लासेस को बहुत ज़्यादा आजकल जो इसका जोर है, कोविड का जो टेस्ट होता है, इवेंचुअली वो क्लासिफिकेशन हो रही होती है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोविड है या नहीं है। इवेंचुअली आपने जो भी टेस्ट वगैरह लगाए, इवेंचुअली व्हाट डू यू वांट टू प्रेडिक्ट? यू वांट टू प्रेडिक्ट इसको कोविड है या नहीं है, डेंगू है या नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। समझ लगी इस बात की? तो दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन एक तरफ रिग्रेशन पे भी फोकस करती है, बट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन पे भी फोकस करती है। अगेन कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक और क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है। तो आपकी सारी मेडिकल साइंस जो है, जो बीमारियों पे फोकस कर रही है, इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन पे जा रही होती है। खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है या नहीं है, समझिए इस बात की, किसी को हेपेटाइटिस है या नहीं है, शुगर है या नहीं है। इवेंचुअली वो क्या कर रहे होते हैं? पेशेंट्स के जो भी टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं, इवेंचुअली वो क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं? कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन, आप किस क्लास में फॉल करते हैं, इधर ए और बी। समझ लगी इस बात की कि नहीं? क्लासिफिकेशन इन जनरल क्लासेस जो हैं वो 2 भी हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा, हम 2 क्लासेस में से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? यू कॉल इट बाइनरी क्लासिफिकेशन। कि मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा डीवी है उसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स होता है आपके एग्जाम्स में, पास या फेल होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को हम फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका मैट्रिक का या ओ लेवल का या एफएससी का ए लेवल का या अंडरग्रेड का स्कोर लेके ये प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि आपका हार्वर्ड में एडमिशन होगा या नहीं होगा,
तो वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या होगी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी। समझ लगी है कि नहीं। उसमें आपके आईवीज क्या होंगे, मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स, अंडरग्रेड के मार्क्स, समझ लगी है कि नहीं, एंटी टेस्ट के मार्क्स, सैट एसएटी के मार्क्स, जीमैट के मार्क्स, और आपका डीवी क्या होगा, एडमिशन। तो उस एडमिशन की 2 वैल्यूज होंगी, यस या नो। समझ लगी है कि नहीं लगी। तो वो बेसिकली आपका क्या होगा, समटाइम्स आपकी क्लासेस 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम 10 क्लासेस इवन 20 क्लासेस में भी डील कर सकते हैं। तो वही जब क्लासेस जो है मोर देन 2 हो तो वी कैन कॉल इट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, यानी हमने मल्टीपल क्लासेस में क्लासिफिकेशन करनी होती है। रूल सारों के लिए सेम है, एल्गोरिदम्स भी सेम है, फार्मूलाज भी अक्सर सेम है, बट समटाइम्स हमें क्लासेस 2 होती हैं तो वो इन जनरल बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाती है, और अगर क्लासेस 2 से ज़्यादा हों जिनके बारे में आपने प्रेडिक्ट करना हो तो वो बेसिकली क्या होगी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगी। सो इन जनरल मैं आपको ना ये भी हम प्रैक्टिकली डेटा सेट पे करेंगे भी। टीचिंग में ना इन जनरल हमारे पास ना टीचिंग में 4 रैंक्स होते हैं। So first one is lecturer, second one is assistant professor, third one is associate professor and fourth one is full professor or professor। और इसके अलावा नीचे लेक्चर से इंस्ट्रक्टर भी इन जनरल आता है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इनपुट मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन का डेटा सेट होता किस तरह का है। सो अगेन इफ़ यू लुक एट हियर, तो हमारे पास बहुत सारी सीवीज आती हैं और वी वांट टू प्रेडिक्ट सीवीज की बेस पे, और ये एक्चुअल में हो रहा है जैसे पार्सिंग वगैरह के थ्रू, टेक्स्ट क्लास के थ्रू, कि हम सीवीज की बेस पे कंप्यूटर खुद से जज करे कि ये किस पोस्ट के लिए सूटेबल बंदा है। इधर ये लेक्चरशिप के लिए सूटेबल है, इधर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सूटेबल है, इधर ये एसोसिएट के लिए सूटेबल है, ये यानी एचआर में इसकी एप्लीकेशन फुल प्रोफेसर के लिए। तो इसमें हमारे पास सीवीज में फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके आईवीज क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके एजुकेशन क्या है, और अगेन उसमें हमें किससे आपके हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो पीएचडी होता है इन जनरल वो लेक्चरर नहीं होता, वो असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली लगता है। ठीक हो गया। ये आपका एक आईवी बन सकता है। आपका नंबर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ये आपका एक दूसरा आईवी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका फॉर एग्जांपल टीचिंग में या यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बहुत मैटर करती हैं कि आपने रिसर्च पब्लिकेशंस कितने की हैं। ये आपका एक तीसरा क्राइटेरिया हो गया, तीसरा आपका एक कॉलम हो गया। फोर्थ फॉर एग्जांपल अगेन हो सकता है प्रीवियस जो आप कह लें कि आई डोंट नो यूनिवर्सिटी नेम, कि इसने फाइनल जो डिग्री है किस यूनिवर्सिटी से की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, दिस कैन बी योर आईवीज। ये चारों चीज़ें आपकी आईवीज बन सकती हैं। और आपका जो डीवी है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और जो आपका डीवी है वो यहाँ पे उसका होगा पोस्ट या सूटेबल पोस्ट, जिसके लिए हम उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये आपका डीवी बन जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 या 4 क्लासेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीवी में जो वैल्यूज़ होंगी, एजुकेशन में तो आपको क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इसकी हाईएस्ट एजुकेशन पीएचडी है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल इसका 10 ईयर्स का है, और पब्लिकेशंस कितनी है 10 फॉर एग्जांपल। यूनिवर्सिटी नेम फॉर एग्जांपल फास्ट। तो ये हमारे पास क्या डेटा आएगा आईवी में। और हमारे पास यहाँ पर 3-4 तरह का डेटा आएगा कि वो बंदा इधर लेक्चरर हो सकता है यहाँ पे, और हमारे पास डेटा में यहाँ पे क्या आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, या हमारे पास क्या आएगा, एसोसिएट हो सकता है, या हमारे पास फुल प्रोफेसर आ सकता है, या हम इंस्ट्रक्टर भी ले आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर डीवी में एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डीवी में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, 5। तो ये जो 5 यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये 5 क्लासेज हैं। यानी कोई भी बंदा जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो इन 5 में से किसी एक में फॉल करेगा, या छठी होगी कि वो इनमें किसी में फॉल नहीं करता। समझ लगी इस बात की कि नहीं। तो ये बेसिकली ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उससे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। समझ लगी इस बात की। तो ये बहुत ज़्यादा दुनिया में रिसर्च रिग्रेशन बेस्ड नहीं होती, दुनिया में बहुत ज़्यादा काम क्लासिफिकेशन बेस्ड हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपके मेल्स में जब आपको ईमेल आती है तो आपकी ईमेल में ना कुछ ईमेल्स ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, ये जंक में चली जाती हैं, ऐसे ही है। तो बेसिकली उसके बैक एंड पे जो एल्गोरिदम लगा है वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या है, वो ईमेल का कंटेंट पढ़ता है, जो भी उसमें यानी गूगल के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, जो भी उसको पढ़ता है, और उसकी बेस पे वो क्लासीफाई करता है कि ये ईमेल जंक में जानी चाहिए या इनबॉक्स में जानी चाहिए। समझ लगी है कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। बैंक्स में बहुत ज़्यादा काम होता है फ्रॉड डिटेक्शन पे। फ्रॉड डिटेक्शन इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि आपने फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि रूटीन की ट्रांजैक्शन है, या सस्पिशियस तो नहीं है। अगर नहीं है तो लेट इट गो, यानी इसको हम
सस्पिशियस के अंदर नहीं डालते, नॉर्मल में डालेंगे। और अगर ये सस्पिशियस है तो हम इसको सस्पिशियस वाली क्लास में डालेंगे। समझ लगी है कि नहीं? तो ये भी कौन सी प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। आपकी मेडिकल साइंस में कोविड है नहीं है, कोई बीमारी है या नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। आई एम क्लियर अबाउट दैट? आपको डू यू गाइस नो आजकल टेस्ला का बड़ा दौर है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती हैं? एनी रिमोट आइडिया सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बैकएंड पे क्या चल रहा होता है? एनीवन? इमेज प्रोसेसिंग बिल्कुल चल रही होती है, बट उसमें क्या हो रहा था इवेंचुअली? सो बेसिकली क्या है, उसमें कैमरास लगे हुए हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे ही है। और वो कैमरास क्या कर रहे हैं? रियल टाइम में फीड ले रहे हैं कि आगे फॉर एग्जांपल कौन सा इशारा है, कौन सी लेन है, यानी रेड इंडिकेटर है, ब्लू है, वाइट है, आगे कौन सी गाड़ी है, ऐसे ही है। कोई इंसान तो नहीं आगे आ गया। तो बेसिकली होता क्या है, वो रियल टाइम में जो उसके पास फीड आ रही होती है उसको क्लासीफाई कर रहा होता है। ये ह्यूमन बीइंग है, ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट की क्लासिफिकेशन में इसको स्टॉप कर देना चाहिए मुझे। ये ब्लू, ये येलो लाइट है, आई शुड बी रेडी टू गो, और ये ग्रीन लाइट है, आई मस्ट गो, स्टफ लाइक दैट। तो बैक एंड पे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स चल रही होती है रियल टाइम में। समझ लगे इस बात की कि नहीं? तो अगेन इस सारी डिबेट का समझाने का मकसद था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो क्लासिफिकेशन पे हो रही होती है। अच्छा, एक बात इसी अभी हम बेसिकली होता क्या है रिग्रेशन में, चूंकि अभी आप लोगों ने मेट भी दिया है, रिग्रेशन में हाउ डू वी सिलेक्ट के विच एल्गोरिथम इज बेस्ट, यानी कि जो एल्गोरिथम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कि उसमें क्या होता है कि लीस्ट एरर जो प्रोड्यूस करे, ऐसे ही है। तो जिसे हम कहते हैं लीस्ट, जो एरर से क्या, एमएससी वैल्यू जिसकी लीस्ट हो, या आरएमएससी वैल्यू जिसकी सबसे कम हो, या मीन स्क्वेयर्ड एरर एमएसई हो गया, मीन एमएई कम हो। ये इस तरह के जो भी एरर टर्म्स हैं कि जिसका सबसे कम होगा उसको हम चूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में आपके ख्याल में कैसे बेस्ट एल्गोरिथम चूज़ कर सकते हैं? ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स के अलावा ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में ज़्यादा आसान है चूज़ करना। सो फॉर एग्जांपल हम मशीन को 10 पेशेंट्स देते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम है कोविड के, जिनके बारे में हमें पता है कि ये 5 कोविड वाले हैं, 5 कोविड वाले नहीं हैं। अगर मशीन बिल्कुल उसी तरह से क्लासिफाई करती है कि कोविड वालों को कोविड वालों की कैटेगरी में प्रेडिक्ट करती है और नॉन कोविड को नॉन कोविड की कैटेगरी में प्रेडिक्ट करती है, तो हम कहेंगे कि वो एल्गोरिथम बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मशीन कोविड वालों को नॉन कोविड में प्रेडिक्ट कर दे, या वाइस वर्सा नॉन कोविड वालों को कोविड में प्रेडिक्ट कर दे, तो इट मीन्स वो मशीन गलत काम कर रही है। यू गाइस गेट दैट? तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये पहले समझाना जरूरी है क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्लासिफिकेशन में आपने क्या करना होता है, इसके जो मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसके लिए प्रॉपर वर्ड है मैट्रिक्स होते हैं, जैसे KPIs वगैरह। मैट्रिक्स इसके कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है एक्यूरेसी, कि उसने कितना एक्यूरेट क्लासिफाई किया है। कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर अगर कैट की है तो वाकई मशीन ने एल्गोरिथम उसको कैट की क्लास में क्लासिफाई किया, ये ना होगा कैट की उसको डॉग में क्लासिफाई कर दिया, इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी कम है। लेकिन अगर उसके हमने 1000 कैट के इमेजेस दिए हैं और उसने 1000 के 1000 ही कैट में क्लासिफाई किए हैं, तो इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी 100% है। अगर उसने 1000 में से 900 कैट में क्लासिफाई किया तो उसकी एक्यूरेसी कितनी 90% है। एक्यूरेसी के अलावा 2-3 और मैट्रिक हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। वन इज़ व्हाट वी कॉल रिकॉल, एंड वन इज़ प्रिसीजन, और इसके अलावा F1 स्कोर। ये सारे मिलते जुलते ही हैं, बट ये डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पे जिस एल्गोरिथम की ये वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी की वैल्यू, रिकॉल की वैल्यू, प्रिसीजन की वैल्यू, F1 स्कोर की वैल्यू, हम कहते हैं कि वो एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। समझ लगी इस बात की? तो जिस मेडिसिन में हम रिस्क नहीं ले सकते कि कोई अगेन अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे आएंगे, बट अगेन दीज आर द मेजर्स। जिस एल्गोरिथम की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, दैट शुड बी डिप्लॉयड इन आवर सिस्टम, वो हमारे सिस्टम में डिप्लॉय होना चाहिए ताकि रियल टाइम जिस पर डेटा आए तो वो सही प्रेडिक्शन करे। हमें क्लियर अबाउट दैट? तो ये मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। ये मैट्रिक्स किस लिए यूज़ होते हैं? वी कैन कॉल इट इवेल्युएशन मैट्रिक्स, कि इनकी बेस पे आप अपने मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा मॉडल से क्लासीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ लगी इस बात की? डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, सो इसी से ये पहले इवेल्युएशन मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। जो मैंने आपने रिग्रेशन का प्रोसीजर पढ़ा है और जो आपने एग्जाम भी दिया था, 90% प्रोसीजर सेम है, 90% प्रोसीजर सेम है। आप वही डेटा इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और ये मैंने आपको फाइल पहले शेयर कर दी है। सो ये मैंने आपके फाइल शेयर की हुई है। तो अगेन ये सेम वही डेटा सेट है कार्स वाला।
ओके, सो बेसिकली ये वही कार्स वाला डेटा सेट है। सिंस इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे, मैंने यहाँ पर जो डीवी लिया है ना, दैट इज़ गियर। मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी गाड़ी का मेरे पास डेटा है उसका ट्रांसमिशन या गियर कौन सा है, क्या वो मैनुअल गाड़ी है या वो ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर आप ऊपर डेटा सेट में भी देखें तो मैं अगर गियर की बजाय फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता कि इस गाड़ी की पावर कितनी है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती। अगर मैं गाड़ी की पावर को प्रेडिक्ट करना चाहता 1500 सीसी है, 1800 सीसी है, 210 है, ये कौन सी प्रॉब्लम होती, रिग्रेशन, क्योंकि इसमें कोई क्लासेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ऐसे ही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपके पास रिग्रेशन लगता है। अगर मैं गाड़ी का फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स की गाड़ी कितने किलोमीटर चली होगी या इसकी प्राइस को अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहता था, कौन सी प्रॉब्लम होती, रिग्रेशन। लेकिन अगर मैं गाड़ी का मेक या फॉर एग्जांपल वो होंडा है या टोयोटा है या ह्यूंडई है, तो अगर मैं वो प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। समझ लगी इस बात की। तो इस केस में मैंने यहाँ पर जो डीवी लिया है दैट इज़ गियर मैनुअल। इसमें एक बात ये होती है, आजकल एल्गोरिथम्स ऐसे आ गए हैं बट कंप्यूटर इन जनरल इंग्लिश को नहीं समझता, जो नई चीज़ आपके लिए। डमी वेरिएबल्स कितने लोगों को पता है आप में से, हमारे यू गाइस नो अबाउट डमी वेरिएबल्स, क्या होते हैं, क्या होते हैं। सर वो हम वेरिएबल्स को ना क्लासिफाई कर देते हैं बाइनरी में, माइनर क्लास में। ओके, इन जनरल एक बार जो हम उस पर आएंगे अभी, लेकिन इन जनरल कंप्यूटर जो है, ऑब्वियसली कंप्यूटर ने एनालिसिस में रिग्रेशन उसको नंबर्स चाहिए। कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैनुअल, व्हाट इज़ ऑटोमेटिक, व्हाट इज़ गैसोलीन। तो हम क्या करते हैं, हम इनके डमी वेरिएबल्स बनाते हैं। डमी वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, बट एक बात आप यहाँ पे जहन में रख लें, ये फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं, दो चीज़ें हम इन जनरल करते हैं, या तो हम रीकोड करते हैं या हम क्या करते हैं, डमीज़ बनाते हैं। ठीक हो गया। रीकोडिंग का क्या मतलब होता है, रीकोडिंग फॉर एग्जांपल मेरा डीवी है। ओके, माय डीवी इज़ के कार की ट्रांसमिशन मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, यानी उसकी दो वैल्यूज़ हैं उसमें डीवी में। और बेसिकली मेरे जो कॉलम का नाम है वो गियर या ट्रांसमिशन, उसका आप कुछ भी कह लें, और उस गियर कॉलम में दो वैल्यूज़ हैं कि या वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। तो रीकोडिंग का क्या मतलब होगा कि मैं मैनुअल को ऑटोमेटिकली ज़ीरो कोड कर दूंगा, यानी जहाँ पर मैनुअल है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, ज़ीरो से, और जहाँ पर ऑटोमेटिक है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, 1 से। और ये बेसिकली क्या होता है, यानी इसके लिए कोई नया कॉलम नहीं बनता, उसी कॉलम में जहाँ पे मैनुअल है, जिस तरह एक्सेल में भी आप रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे मैनुअल है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 0 से, और जहाँ पर ऑटोमेटिक है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 से। डेमी कोडिंग क्या होती है मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, बट ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप देखें मैंने यही किया हुआ है। अगर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट, ज़ीरो मैनुअल को मैंने 0 कोड कर दिया, यानी जहाँ पर भी मेरे कॉलम में मैनुअल था उसकी जगह वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जहाँ पर भी मेरे कॉलम में ऑटोमेटिक था उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मैंने बेसिकली एक डिक्शनरी बनाई है, इसकी मैनुअल को 0 कोड कर दिया, ऑटोमेटिक को 1, तो ये मेरा एक डीवी बन जाएगा। अगेन अगर आप, ये सारे स्टेप्स वही हैं, मैं ये सारी प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, आउटलायर्स निकाल रहा हूँ अपने डेटा में से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 90% जो आपने रिग्रेशन में पढ़ा है वही ओवरलैप करता है। ये सारा सब वही है, आउटलायर्स बॉक्स प्लॉट्स हैं इसके, बट फिर मैं स्टैंडर्डाइजेशन ये भी हम इस पर पढ़ेंगे, बट ये भी उसका हिस्सा है। एंड देन मैं इसको वही करता हूँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आई डोंट नो यू गैस कैन सी हियर, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, जिस तरह आप रिग्रेशन में करते हैं वही स्प्लिट लगाया है। और उसके बाद मैंने अगेन ये अभी मैं आपको ये करवाऊँगा, यानी इसकी ये बेसिकली एवैल्यूएशन मैट्रिक हैं। बट अगेन अगर आप उसके बाद देखें, स्प्लिट के बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस पर डिफरेंट ना एल्गोरिदम्स लगाए हैं क्लासिफिकेशन, कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। मैंने क्या किया, स्प्लिट किया जिस तरह आप लोग करते हैं एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में। रिग्रेशन में क्या करते हैं आप, रिग्रेशन एल्गोरिदम लगाते हैं, ऐसे ही है। मसला आपने रिग्रेशन में कौन कौन से एल्गोरिदम्स अभी तक पढ़े हैं, डी यू रिमेंबर, मिड आप लोगों ने दिया, लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं, और कौन सा आपने पढ़ा है, पॉलिनोमियल। यहाँ पर जाके फ़र्क आएगा, पहले वाले सारे स्टेप सेम हैं, मीन्स आप वही प्री प्रोसेसिंग करेंगे, वही आप एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वगैरह वही सारा कुछ करेंगे, वही डीवीज आईवीज आप सारा कुछ बनाएंगे। यहाँ पर जाके क्या होगा क्लासिफिकेशन में, कि आप क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स लगाना शुरू कर देंगे। फिर लुक एट दिस हेडिंग, अप्लाइंग क्लासिफिकेशन मेथड्स, इसमें एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है,
फिर ये उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, मैं आपको भी बताऊंगा। सेकंड फिर मैंने मेथड लगाया है भाई कॉल इट, इसके बारे में हम थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। फिर मैंने डिसीजन ट्री लगाया, अगेन ये भी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डिसीजन ट्री बना हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर एक रैंडम फॉरेस्ट का एल्गोरिदम लगाया। द पॉइंट इज, और मैंने मल्टीपल एल्गोरिदम्स लगाए हैं, स्पोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिदम है वो लगाया, और आप देख रहे हैं 3-3 4-4 लाइंस के हैं। ये एल्गोरिदम यानी कॉल करना कोई मसला नहीं है। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, तो चैट जीपीटी आ गया है कि जो उसे कहोगे स्पोर्ट वेक्टर मशीन का 3 लाइन का कोड लिख दे, वो आपको फ़ौरन से बना देगा। बैक एंड उसकी थ्योरी समझना मेन चीज़ है। के नियरेस्ट नेबर एक और एल्गोरिदम है, नाइव। वैसे जितने क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम थे वो मैंने सारे लगाए, और बाद में मैंने उनका क्या किया, कंपैरिजन किया। और कंपैरिजन मैंने अगेन किस पे किया, वही एक्यूरेसी वगैरह और उस चीज़ पे, और जो मॉडल इनसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था उसको मैंने चूज़ कर लिया, और वो आई गेस ऊपर मैंने कहीं किया हुआ है। ये बेसिकली उनका कंपैरिजन हो रहा है, पर ऊपर मैंने कहीं ना कहीं किया होना चाहिए। दिस वन इज द हाईएस्ट वैल्यू, आई डोंट नो डिस्प्ले नहीं कर रहा, बट डिड यू गाइस गेट द ओवरऑल आइडिया? समझ लगी है कि नहीं? सो अगेन फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके भी स्टेप्स दोबारा से लिख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन में अगेन क्या होगा, स्टेप 1 विल इंपोर्ट डेटा, सेम स्टेप है, ये आपने पढ़ा हुआ है। स्टेप 2 विल प्री प्रोसेस डेटा, प्री प्रोसेसिंग में सारा कुछ आ जाता है, इसमें कोई ना मजीद पढ़ेंगे। इसमें एक जो एक नई चीज़ है आपके लिए स्टैंडर्डाइजेशन। आप में से कितने लोगों को जी स्कोर्स का पता है? हाउ मेनी यू गाइस नो अबाउट जी स्कोर और स्टैंडर्डाइजेशन? कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। जिसका हिस्सा है अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा इसमें अगेन वही स्टेप होगा, आप क्या करेंगे, अपने IVDVs बनाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अगेन ये सारे स्टेप्स सिमिलर हैं जो आपने पहले पढ़े, आप वही ट्रेन टेस्ट करेंगे। इनमें कुछ नई चीज़ें हम वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे, यहाँ तक सेम है जो आपने पढ़ा हुआ है पहले। ये फिफ्थ जो स्टेप चेंज होगा, जो कि लॉजिकली चेंज होना भी चाहिए, कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रिग्रेशन एल्गोरिदम्स यू विल अप्लाई वेरियस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। अच्छा, मैं आपको कुछ एल्गोरिदम्स की लिस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कॉमनली नोन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज़, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ वन मेन एल्गोरिदम। सेकेंड वन इज़ डिसीजन ट्रीज, अगर आप लोगों ने पढ़ा कितने लोगों ने डिसीजन ट्रीज पढ़ा हुआ है। थर्ड वन इज़ रैंडम फॉरेस्ट। फोर्थ वन इज़ नाइव बेस, आपने से कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, बेस थ्योरम किसी ने पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी एक ने पढ़ी है, नाइव बेस है। फिफ्थ वन इज़ KNN, के नियरेस्ट नेबर्स, जिसे हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर्स। और एंड पे न्यूरल नेटवर्क्स भी यूज़ होते हैं इसके लिए, सॉरी SVM भी है, सही कह रहे हैं। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स, इसके अलावा स्पोर्ट वेक्टर मशीन SVM ये भी यूज़ होता है, और इसमें न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ होते हैं। तो ये सारे एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, और यानी कि मेन थ्योरी, ये मेन कोडिंग करवाने के बाद मेरा मेन टास्क होगा आपको इनके बारे में थ्योरेटिकली थोड़ा इसके बारे में बताना। और इवेंचुअली लास्ट पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंपेयर द रिजल्ट्स एंड सेलेक्ट बेस्ट एल्गोरिदम। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने ऊपर आपको बताया एक्यूरेसी वगैरह और वो सारी चीज़ें जो है उनके थ्रू हम चूज़ करते हैं। और लास्ट स्टेप पे फिर ये होता है कि हम उसे क्या करते हैं, जो भी हमारी कंपनी है, जो बिज़नेस है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। ये एक अलग साइंस है, इसमें वो आपका वेब पे डिप्लॉय करना है, क्लाउड के थ्रू करना है, आपने iOS पे करना है, एंड्रॉयड पे करना है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो बाकी बहुत सारे स्टेप सेम है। दिस इज द डिफरेंट स्टेप, अप्लाई वेरियस क्लासिफिकेशन। डिड यू गाइस गेट दैट? समझ लगी इसकी कि नहीं लगी? मैं पहले एल्गोरिदम से पहले ना मैं आपको ये कंपैरिजन, ये मैट्रिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर हम एल्गोरिदम्स पे आएंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हमने ज़्यादा एल्गोरिदम्स पे फोकस करना है। एक थ्रू आउट, यानी मैं आपको शुरू में एक बेस बना दूंगा स्टेप्स की, हर स्टेप अपने स्टेप्स पे आपने खुद ही परफॉर्म करने हैं। मेरा भी ज़्यादा फोकस होगा इन एल्गोरिदम्स को समझाने पे। एक मार्केट में इन जनरल अगर आप देखें मशीन लर्निंग के लोग कम हैं, एंड डिड यू गाइस गेट द रीज़न? CS के लोगों को इन जनरल ये चीज़ें नहीं आती। आप कितने लोगों का CS का बैकग्राउंड है? आप लोगों ने पढ़ा है कभी इन चीज़ों को? CS में अपने इन जनरल नहीं पढ़ा हुआ। और जिन लोगों को ये आता है उनको इन जनरल प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो ये एक बेसिकली ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ना, जिसमें कहते हैं जैक ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ होना ज़रूरी है, आपको मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है।
इसके बैक एंड में जो मैथमेटिक्स है पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स जो है वो पता होनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर साइंस पता होना चाहिए। तो जिनको ये तीन चीज़ें आती हैं फिर वो एक अच्छे मशीन लर्निंग वाली साइड पर जा सकते हैं। प्लस यू विल सी के कुछ लोग आप में ये भी सोचते हैं कि ये सारा काम कंप्यूटर कर देता है तो हमें इसकी थ्योरी समझने की क्या ज़रूरत है। बट यू विल सी के अच्छी प्रेडिक्शन वही कर सकता है जिसको यानी ऑब्वियसली जो बेहतर एक्यूरेसी अचीव कर ले, और जो बेहतर एक्यूरेसी वो अचीव कर सकता है जिसको बैकएंड पे जो एल्गोरिथम्स काम करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स काम कर रही है इसका पता हो। सो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कैगल का कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट कैगल? जिनको नहीं पता, देयर इज़ अ वेबसाइट, और ये सारी ये मशीन लर्निंग के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है। आप सारों का इस पर अकाउंट होना चाहिए, मेरा भी, और मैं से बहुत सीखता हूँ। kaggle.com एक वेबसाइट है। ओके, कैगल ये बेसिकली यू नीड टू साइन इन। अगर आप, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैं इस पर अपना साइन इन वैसे कर भी लेता हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट पे ना आपके लिए, और ये अभी आपको जो अभी प्रोजेक्ट होगा आपके इस कोर्स के लिए, आई डोंट नो यू गाइस कैन सी इट हियर और नॉट, यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं बेसिकली। अगर आप ये देखें, ये कॉम्पिटिशन्स बेसिकली कंपनीज अपना यहाँ पे डेटा शेयर करती हैं। सो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये कंपनीज यहाँ पे अपना डेटा सेट, रियल डेटा सेट भी बहुत सारी कंपनीज शेयर करती हैं, ठीक हो गया। और वो कंपटीशन करवाती हैं। कंपटीशन किस चीज़ का होता है? अगेन आपने प्रेडिक्शन करनी है। वो प्रेडिक्शन या तो रिग्रेशन बेस्ड होती है या क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है, और जिसकी प्रेडिक्शन सबसे बेहतर होती है, अगेन सबसे बेहतर कैसे पता चलता है? जिसका एरर सबसे कम है या जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, जिसकी क्लासिफिकेशन सबसे अच्छी है, तो उसकी प्राइस एंड यू, इसमें $50,000 के भी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो इवन यू गैस दुनिया भर में कोई भी लोग 2, 4, 6 की टीम बना के आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे मशीन लर्निंग के कॉम्पिटिशन हैं, सारे मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स हैं। और यहाँ पर आप, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये $2.5 लाख का कॉम्पिटिशन है इंक डिटेक्शन का। ये $1 लाख का कॉम्पिटिशन है। ये पार्किंसन डिजीज़ का कॉम्पिटिशन, और इन सारों पे बैक एंड पे मशीन लर्निंग की लग रही है। अगर आप इसमें किसी में भी जाएं, और मैं आपको बताता हूँ ये तो इवन आपको ये मुझे पता है नेटफ्लिक्स वाले रिकमेंडर सिस्टम के आपको कौन सी मूवी रिकमेंड करनी है, कौन सा सीज़न रिकमेंड करना है, उसके बैक एंड मशीन लर्निंग है, उन्होंने भी कंपटीशन। तो दुनिया में टाइटैनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर टाइटैनिक का डेटा सेट अवेलेबल है। तो दुनिया में बहुत सारे जो हैं यानी कि लोग कंपनीज कंपटीशन करवा रही होती हैं। आपको यहाँ पे आप जिस फील्ड का नाम लें, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्स फील्ड, इफ़ आप यहाँ पे आपको डेटा सेट का बटन भी मिलेगा, ये डेटा सेट्स हैं। आपको जिस फील्ड का डेटा सेट चाहिए जस्ट नेम इट, राइट इट, आपको मिलेगा यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल आप सेल्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको यहाँ पे स्टोर की सेल्स का डेटा सेट मिलेगा, ये आपको हाउस प्राइसेस की सेल्स का डेटा सेट मिलेगा। तो आप इवन लाइक आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग का डेटा सेट मिलेगा। आप मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, आपको मेडिसिन का डेटा सेट मिलेगा। तो ये डेटा सेट्स भी अवेलेबल हैं। जो एक इसमें अच्छी बात ये सीखने के लिए कि यहाँ पर आपको ना एक नोटबुक्स भी मिलेंगी, और वो कुछ लोगों ने अपनी जो यानी नोटबुक बनाई है जैसे जुपिटर नोटबुक, तो उन्होंने अपना कोड ऑनलाइन शेयर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन उनका कोड पढ़ के आप यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो सीख भी सकते हैं। तो इन जनरल फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ सीखनी होती है, मैं रेलेवेंट यहाँ पे जाता हूँ, इन नोटबुक्स में भी जिसका ज़्यादा वो थम्स अप मिले होते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। और बट डिड यू गाइस गेट दैट? तो कैगल पे बेसिकली बहुत सारे लोगों ने अपनी नोटबुक्स शेयर की होती हैं। डिड यू गाइस गेट द ओवरऑल आइडिया? तो ये अगर कुछ लोग जब पूछें कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, दिस इज़ द यू नो प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस। यहाँ पे जाएं, जिस मर्जी फील्ड में आप जाना चाहें, इंजीनियरिंग, मेडिसन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सेल्स, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हर एक का डेटा अवेलेबल है। बैंकिंग का, एक्सीडेंट्स का, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। कोई सा डेटा सेट चूज़ करें और वो आप इसमें से उन पे आप देखेंगे सारे लोगों ने मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? डिड यू गाइस गेट द ओवरऑल आइडिया? समझ लगी इस बात की? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टेप नंबर 6 नाउ। हम अभी बेसिकली क्या करेंगे, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम रिजल्ट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। हाउ डू वी नो कि कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा है? उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स वैल्यूएशन फाइल, ये आप लोगों के पास ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर ना 4 टर्म्स, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव? कभी सुना आप लोगों ने? और स्टैटिस्टिक्स में टाइप 1, टाइप 2 एरर, इस तरह की चीज़ें। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बट समटाइम्स चूँकि ये बहुत सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग से लगते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपको 4 टर्म्स बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ ट्रू पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ ट्रू नेगेटिव, थर्ड वन इज़ फॉल्स पॉजिटिव,
and fourth one is false negative. Okay, so can anyone define what is false positive? कोई जिसने पढ़ा हुआ है false positive क्या होता है? अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ स्टैट में या कहीं भी आपका मॉडल से वन प्रेडिक्ट करे लेकिन वो पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है फॉल्स। हाँ असल में वो नेगेटिव। अच्छा, इसमें दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक ट्रू है फॉल्स है, एक यानी एक चीज़ एक पॉजिटिव नेगेटिव है। ये अगर आप इस चीज़ को समझ जाए ना, बेसिकली इसमें ना दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं आपके पास। अगेन दो तरह के, आपके पास एक होती है एक्चुअल वैल्यू और एक आपके पास क्या होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक हो गया? दो ही। और आप क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा एक्चुअल में भी कोविड पेशेंट है और मशीन ने भी उसको कोविड पेशेंट प्रेडिक्ट किया, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल और कोविड का प्रेडिक्टेड का कंपैरिजन करेंगे। इस तरह से एक बंदा एक्चुअल में कोविड पेशेंट नहीं है और मशीन ने भी ये प्रेडिक्ट किया कि इसको कोविड नहीं है, तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये जो अगर आपने इसमें से समझने के लिए, जिस तरह से मैं इसका समझता हूँ, पॉजिटिव, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि मशीन प्रेडिक्ट करती है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, मैं ये नीचे लिख देता हूं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ व्हाट मशीन प्रेडिक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्चुअल में भी एक बंदा क्या है, कोविड पॉजिटिव है, और मशीन्स ने भी क्या किया है, कोविड पॉजिटिव किया है उसको। तो हम बेसिकली मशीन ने इसको क्या प्रेडिक्ट किया, पॉजिटिव। समझ लगी है कि नहीं? और ये ट्रू फॉल्स है, ये बेसिकली क्या होता है, ये इवैल्यूएशन है कि मशीन ने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही है या गलत है। तो ट्रू फॉल्स क्या है, इवैल्यूएशन, यानी हम उसको इवैल्यूएशन बाय ह्यूमन बीइंग कर लें, यानी जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ट्रू प्रेडिक्ट किया है फॉल्स प्रेडिक्ट किया। नहीं समझ लगी? तो दो इसमें टर्म्स होती हैं कि एक टर्म, एक प्रेडिक्शन की है मशीन ने, मशीन की प्रेडिक्शन किस फॉर्म में करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, और एक दूसरी टर्म होती है उसे हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स, कि वो इवैल्यूएशन। सो फॉर एग्जांपल ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है? ट्रू पॉजिटिव मींस, आप, मैं एक लिखूंगा बाकी आप बताएंगे, एक्चुअल में भी पॉजिटिव है और मशीन ने भी क्या प्रेडिक्ट किया है, पॉजिटिव। यानी मशीन ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया था, बल्कि ऑपोजिट करते हैं, पहले मशीन ने उसको क्या प्रेडिक्ट किया है, पॉजिटिव, और ये बेसिकली क्या है, ट्रू। ट्रू मींस का क्या मतलब है कि वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। समझ लगी इस बात की कि नहीं? सो ट्रू पॉजिटिव मींस कि मशीन ने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। ट्रू नेगेटिव क्या होगा, पहले अपने मशीन के लिहाज से सोचना है। नेगेटिव का वर्ड एसोसिएट है मशीन के साथ, मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया है, नेगेटिव, बस सिंपल। नेगेटिव जो वर्ड टर्म आ रही है नेगेटिव, तो मशीन, तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, मशीन ने प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव, और यानी कि, और एक्चुअल, ट्रू का क्या मतलब है कि वो एक्चुअल में भी नेगेटिव ही है, यानी ट्रू है ना, मींस यानी जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया वो ट्रू है, वो सही है। तो मशीन ने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया था और वो ट्रू है, इट मींस वो एक्चुअल में भी क्या है, नेगेटिव है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी करेंगे, बट ये समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, और ये अगर आप कोविड में देखें, मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, मशीन ने प्रेडिक्ट किया है पॉजिटिव, और वो क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, नेगेटिव है। एक्चुअल में वो क्या है, क्योंकि वो फॉल्स है, हमने इसकी वैल्यूएशन फॉल्स की है, एक्चुअल में नेगेटिव है। और अगर आप देखें, ये जो कोविड के लिए जो किट्स बनी थी, ये अक्सर अभी पे डिबेट चलती है। अगेन ये जो कोविड की जो डिटेक्शन किट्स हैं, जस्ट फाइंड दैट, आपको उनमें मिलेगा कि इनका फॉल्स पॉजिटिव रेट जानना कितना बड़ा ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोविड नहीं है और उस मशीन का फॉल्स पॉजिटिव रेट 80%, 20% है, आपको पता है इसका क्या मतलब है? सो हमने जर्मनी से, अमेरिका से किट्स मंगवा ली कोविड की डिटेक्शन की, ठीक हो गया, ये मशीनें मंगवा ली, किट्स मंगवा ली, उन्होंने साथ में लिखा हुआ है कि इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट 5% है। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी? ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। सो इम्पोर्टेड मशीन, imported kits
फ्रॉम आई डोंट नो USA, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, यानी उन्होंने एक मैनुअल भी दिया हुआ है, इट हैज़ फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ 5%. इसकी इंटरप्रिटेशन करें, लिखें, अपने पास लिखें. एवरीवन राइट इट डाउन इन वर्ड. इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? जस्ट 2 लाइनों में इसकी इंटरप्रिटेशन लिखें. आपने एक मशीनें इंपोर्ट की हैं, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इनका फॉल्स पॉजिटिव रेट 5. जस्ट राइट इट डाउन इन वर्ड या नोट पैड, किसी पे लिखें. ये जरूरी है लिखना, देख में लिखें इसको, 2 लाइनों में लिखें. इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? हाँ, यानी कि 5 आउट ऑफ 100 टाइम्स, 100 दफ़ा अगर आप टेस्ट, 100 लोगों के आप टेस्ट करते हैं, तो 5 लोगों के बारे में हमें ये अंदेशा है कि वो गलत परफॉर्म करेगा. क्या गलत परफॉर्म करेगा? फॉल्स पॉजिटिव. वो क्या मशीन क्या प्रेडिक्ट करेगी? 5 आउट ऑफ 100 टाइम्स मशीन विल प्रेडिक्ट पॉजिटिव, जबकि वो फॉल्स है. फॉल्स का क्या मतलब है? रियलिटी में वो क्या होगा? नेगेटिव. इन रियलिटी वो क्या होगा, या एक्चुअल में वो क्या होगा? नेगेटिव. तो अगेन क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? मेडिकल साइंस में जो मेथड्स होने चाहिए उसमें बहुत कम फॉल्स पॉजिटिव्स होने चाहिए. कि एक बंदा बीमार ही नहीं है, उसको हम दवाइयाँ खिलाते रहें फजूल है. क्यों? क्योंकि मशीन ने उसको कह दिया कि वो पॉजिटिव है, जबकि रियलिटी में बीमार ना हो. नहीं समझ लगी? तो हमें मेडिकल साइंस में ख़ास तौर पे 1% या शायद उससे भी कम फॉल्स पॉजिटिव्स चाहिए होते हैं. बट दिस इज़ व्हाट हैव. अब ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ब्लर है. एक प्रेडिक्शन मैंने फाइल शेयर की हुई है आपको एक प्रेडिक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक है ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स एक्चुअल स्टेट्स होती हैं, यानी जो हकीकत में, इसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू या ग्राउंड ट्रूथ भी इसे हम कहते हैं. कि एक्चुअल में ग्राउंड ट्रूथ भी इसे कहते हैं, ट्रू वैल्यूज भी कहते हैं. और एक प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं. चूंकि 2 वैल्यूज एक्चुअल हैं और 2 वैल्यूज प्रेडिक्टेड हैं, तो इफ यू मेक अ ग्रिड, तो ये 2/2 का ग्रिड बनता है. तो कुछ एक ट्रू पॉजिटिव बनता है, एक ट्रू नेगेटिव बनता है, फॉल्स पॉजिटिव बनता है, एक फॉल्स नेगेटिव बनता है. लेट्स ट्राई मोर. सो अगर यहाँ पर ये लिखा हो इंपोर्टेड किट्स फ्रॉम USA, इट हैज़ अ फॉल्स नेगेटिव रेट ऑफ 20%. इसको ज़रा इंटरप्रेट करें, इसको इंटरप्रेट करें. एवरीवन जस्ट राइट इट डाउन. जुबान ही नहीं सोचना, एक लाइन में लिख लें बेशक. इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी, जो भी आपके जहन में आती है. मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया इसने, और जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया वो या फॉल्स है. इसका मतलब कि हकीकत में वो क्या है? पॉजिटिव है, बीमार है. हकीकत में बीमार है. अब ये ज़्यादा खतरनाक है जो उसने बात की है ये, और ये मैं आपको बताता हूँ ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस में. किसी सेहतमंद बंदे को, यानी कि आप ये प्रेडिक्ट, कोई बंदा एक सेहतमंद है बट आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बीमार है और उसको दवाई खिला दें, ये कम खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू कि बंदा बीमार हो और मशीन उसको कहते हैं ये सही है. तो खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है और मशीन का फॉल्स नेगेटिव रेट बड़ा ज़्यादा है, तो मशीन कहती है तो बंदा बिल्कुल सही है. और दैट्स मोर डेंजरस दैन कि आप एक हेल्दी बंदे को दवाइयाँ खिलाएं. क्यों? उससे होता क्या, अगर मशीन ये कह दे वो हकीकत में बीमार हो और मशीन कह दे कि वो सही है, तो होता क्या है, वो बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा कि हकीकत में बीमारी उसके अंदर ग्रो करती रहेगी. ऐसा होगा कि नहीं? तो बाद में डेंजरस होगा. मैं पहले इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, फिर इसकी हम यानी कि देखते हैं. तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? मशीन, सो 20 आउट ऑफ 100 टाइम्स मशीन क्या प्रेडिक्ट करती है? मशीन प्रेडिक्ट्स नेगेटिव विच इज़ फॉल्स. उसका क्या मतलब है? इट इज़ एक्चुअल वैल्यू इज़ पॉजिटिव. और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था. इवन यहाँ पर जो किट्स वगैरह आई थी, तो अगर ये जो इन्होंने बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में किट्स बनाई थी, उनका फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या था? 40% भी था. मुझे पता है जो पाकिस्तान में आई थी और पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे गई थी. तो बहुत सारे कोविड पेशेंट्स के लिए एक्चुअल में ना हो, चूँकि उनका फॉल्स पॉजिटिव 40% है, इट मीन्स कि वो हर एक पॉजिटिव करती जा रही चाहे. एंड वी सॉ दैट इन अगर आप सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ें, उन्होंने किसी जानवर का खून लेके उस पर टेस्ट करवाया था तो वो पॉजिटिव आ गया था. बिकॉज मशीन हैज़ अ टेंडेंसी के हर एक को पॉजिटिव करते जाना. नहीं समझ लगी? तो ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस में, इस तरह और भी बहुत सारी फील्ड्स में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही हो. तो ये आपको अगेन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो यही है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव. ओके, और सो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक, लेट्स डू वन मोर टाइम, ट्रू नेगेटिव रेट इज़ 90%. इसका क्या मतलब होगा? एवरीवन जस्ट इंटरप्रेट दैट. ट्रू नेगेटिव, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी? कि 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स
मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया? 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स मशीन ने प्रेडिक्ट किया है, मशीन प्रेडिक्टेड नेगेटिव, और वो सही है। हाँ, और वो एंड इट इज़ ट्रू। ट्रू मीन्स के एक्चुअल भी वो बेसिकली क्या है, एक्चुअल इट इज़ नेगेटिव एज वेल। हाँ, तो 10% वो मसला कर रही है। क्या वो डिपेंड कर रहा है, अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, बट ट्रू नेगेटिव 90% है, बाकी कहाँ गया है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चाहिए एल्गोरिदम का बैकएंड का नॉलेज। तो फॉर एग्जांपल आपने एक एल्गोरिदम लगाया, आपने ट्रू पॉजिटिव रेट ले लिया 90%, या एक्यूरेसी ले लिया आपने 90%, आपने ट्रू नेगेटिव रेट ले लिया 90%। कौन उसको 90 से 95% पे लेके जा सकता है? वो जिसको एल्गोरिदम की, अगेन इसमें डेटा भी रोल प्ले करता है, बट डेटा के अलावा आपके एल्गोरिदम का नॉलेज, कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर भी होता है, इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहता है, मैं आपको बताऊंगा। बट आप क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दे के देखते हैं कि भाई इस वैल्यू से ये लूप लगा के इस वैल्यू से प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इस वैल्यू से कितनी आ रही है, इस वैल्यू से कितनी आ रही है, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि इसको 90 से 95 पे लेके जाए, 99 पे लेके जाए, 99.99 पे लेके जाए। नहीं समझ लगी इस बात की? अगेन यहाँ पर फिर आके स्टैट का नॉलेज बड़ा ज़रूरी है, नहीं समझ लगी? वो अभी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और यही इवेंचुअल हमारा गोल होता है। तो वो मैं आपको बताया था, कैगल में भी इस बात पे प्राइस मिलते हैं कि आपका जो यानी एक्यूरेसी का रेट है, या फॉल्स पॉजिटिव कम से कम होना चाहिए, फॉल्स नेगेटिव कम से कम होना चाहिए, ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, ट्रू नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, और जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं उसको प्राइस भी देते हैं, और अगेन उनके जो कोड को फिर वो अपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय भी कर लेते हैं। समझ लगी इस बात की? डिड यू गाइस गेट दैट? समझ लगी है? हाँ हाँ। अगर एक इन जनरल होता है कि अगर एक इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी आरओसी कर भी बेहतर होती है, वो सारे बेहतर हो जाते हैं। अब भी हम आरओसी पे आते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो आपको ये 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं दोबारा इसको देख लेते हैं। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यही 4 बेसिस बनते हैं यानी कि एक्चुअल में आगे आपके जो भी मैट्रिक्स हैं। आपको इन 4 टर्म्स की क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेरे से समझ आ गई है ठीक है, नहीं भी समझ आई, दिस अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, इसको समझें, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। द बॉटम लाइन इज ट्रू और फॉल्स है जो हम इवेल्युएट कर, ट्रू और फॉल्स ह्यूमन बीइंग की वैल्यूएशन के लिए, एक्चुअल के लिए जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वो है जो मशीन प्रेडिक्ट करती है। तो पहले हमने देखने कि मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर सेकंड स्टेप में हमने देखना कि ट्रू है या फॉल्स है। समझ लगी इस बात की? नहीं तो ये इसका तरीका है, पहले हमने मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड सेकंड स्टेप पे क्या होगा, तो फिर हम उसको एवेल्युएट करेंगे। समझे आप टीचर हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, नहीं समझ लगी? तो अकॉर्डिंगली वो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अगेन इसमें एक मैट्रिक है एक्यूरेसी। अब हम आ रहे हैं आगे, मैं आगे इस पे इनके फार्मूलाज पे जाऊंगा। एक्यूरेसी क्या होती है, ये दिस इज द फार्मूला। मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ। सो एक्यूरेसी इज, एक्यूरेसी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस या क्लासिफिकेशन आप इसको कह लें, ओवर नंबर ऑफ टोटल प्रेडिक्शंस। तो मैंने बेसिकली 1000 या 80 या 100 500 चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन ली है, उसमें से 400 सही आई, उसने सही प्रेडिक्ट की हैं, 100 गलत प्रेडिक्ट की हैं। तो मेरा एक्यूरेसी रेट क्या होगा, 80%। तो एक्यूरेसी इज नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल प्रेडिक्शंस। अच्छा, अब आप इसको इसी फार्मूला को ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव के सेंस में लिख सकते हैं। एनीवन जस्ट ट्राई दैट। नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन में क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस में आता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। जो ट्रू वाली हैं वो करेक्ट हैं, ऐसे ही है, जो भी ट्रू वाली हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। और टोटल प्रेडिक्शंस कैसे पता चलेगी, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये यानी कि टोटल मैंने 500 प्रेडिक्शंस दी थी, जिसमें से 400 ठीक हैं। तो दिस इज द वे टू राइट इट। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव आपकी टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं, और टोटल आपकी प्रेडिक्शंस कितनी हैं। अगेन ये सारा काम कंप्यूटर आपके लिए कर देगा, बिलीव मी। यानी कि आपको ना कोई कॉन्सेप्चुअली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझ लें इसको। इवन इसको फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है।
पर थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारा काम कंप्यूटर आपके लिए कर देगा, इसमें सारे बने बनाए फार्मूलाज हैं, सारा कुछ वो आपके लिए कर देगा। ठीक हो गया, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि एक्यूरेसी होती क्या है, ट्रू पॉजिटिव्स होते हैं क्या हैं। तो एक्यूरेसी इज नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस। तो करेक्ट प्रेडिक्शंस वो कौन सी होंगी जो ट्रू होंगी, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव जो करेक्ट हैं। टोटल प्रेडिक्शंस कितनी है, ट्रू प्लस फॉल्स वाली, जितनी ट्रू है फॉल्स है वो सारी मिला के एक्यूरेसी बन जाती है। सो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे, अगर आप जो नोटबुक शेयर की उसमें लिखा हुआ है, एक्यूरेसी इक्वल्स टू ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल, जिससे अब n मैंने कहा हुआ है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। तो ये एक्यूरेसी इज वन टूल टू मेजर दैट। सेकेंड वन इज सेंसिटिविटी। इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, ओके मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए एवरीवन। दूसरा इसका इसी तरह का एक मेट्रिक है, वी कॉल इट सेंसिटिविटी। इसको पढ़ें, इसकी क्या समझ लगती है आप। समटाइम्स हम कंसर्न होते हैं पॉजिटिव्स के बारे में, सिर्फ हमें ना नेगेटिव की इतनी परवाह नहीं होती। समटाइम्स हम कंसर्न होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सही आने चाहिए, उनमें मसला ना हो। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में कंसर्न है तो आप कौन सा मेट्रिक यूज़ करेंगे, उससे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। तो एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू क्लासिफाई पॉजिटिव रिकॉर्ड, यानी अगर हम सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में कंसर्न है कि वो फॉल्स पॉजिटिव कम से कम आए, ट्रू पॉजिटिव आए, तो हम उसको किस तरह से मेजर करते हैं, सेंसिटिविटी से। और इसी तरह से एक रेलेवेंट इसका मेजर होता है स्पेसिफिसिटी। और स्पेसिफिसिटी बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव्स के बारे में, कि अगर हम बोलते हैं कंसर्न है कि हमारे डेटा में, यानी कि स्पेसिफिसिटी है ये स्पेसिफिसिटी, अगर हम नेगेटिव प्रेडिक्शंस के बारे में कंसर्न है कि डेटा में नेगेटिव्स ना आए या नेगेटिव्स के बारे में फोकस करना चाहते हैं, तो हम क्या मेजर करेंगे, स्पेसिफिसिटी। एक्यूरेसी ओवरऑल होती है, बट जो स्पेसिफिसिटी इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव्स के साथ। और जो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है सेंसिटिविटी, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, पॉजिटिव के साथ, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव्स के साथ। ये चीज़ें इसमें हैं। बाकी इसमें यानी कि अगर आप ये मैं लिखा भी है, नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव्स ओवर टोटल एक्चुअल नेगेटिव्स, यानी ये नेगेटिव से ताल्लुक होता है इसका स्पेसिफिसिटी का, और सेंसिटिविटी का ताल्लुक होता है, इसे हम रिकॉल भी कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव्स ओवर टोटल पॉजिटिव्स। बहरहाल मेरे ख्याल में इतने मैट्रिक्स बहुत हैं। अगर आपने, मैंने इसमें और भी नीचे लिखे हुए हैं, प्रिसीजन भी होता है, लेकिन हम इतने पे जाएंगे। तो बेसिकली आप समझें, आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसका लेट्स रिपीट दैट, वी शुड बी कंसर्न्ड विद थ्री थिंग्स। The first one is accuracy, second one is specificity, and third one is sensitivity. तो आप अगर हम इन तीनों को ही बेहतर समझ लें तो एक्यूरेसी क्या होती है, अगर आपको क्या याद हो, ओवरऑल करेक्ट प्रेडिक्शंस, कि हमारी टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस क्या हैं। और स्पेसिफिसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, स्पेसिफिसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, नेगेटिव्स के साथ, कि हम नेगेटिव्स के बारे में, नेगेटिव्स को वैल्यूएट करना चाहते हैं, सिर्फ अगर हम नेगेटिव से फोकस रखते हैं। और सेंसिटिविटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, पॉजिटिव्स के साथ। बस इतना ही आपने समझना है। और बिलीव मी, आजकल वी नो ये जो मशीन लर्निंग है ये उसमें भी यूज़ हो रही है डिफेंस में आपके बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कि अगर दुश्मन का फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक मिसाइल आया है या कुछ भी ऐसा है और कैमराज हमारे उसको डिटेक्ट करते हैं, तो हमें इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, ट्रू पॉजिटिव्स या ट्रू या फॉल्स, हमें ज़्यादा किस पे फोकस होना चाहिए, हमने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करना। शुड वी बी मोर कंसर्न विद पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स? हाँ, इट शुड बी ज़्यादा ट्रू पॉजिटिव्स। ट्रू पॉजिटिव का मतलब यह है कि मशीन ने एक्चुअल में सही प्रेडिक्ट किया है कि ये मिसाइल है, और एक्चुअल में सही जाके उसको पिन पॉइंट टारगेट पे हिट किया। तो मिसाइल्स के केस में हमें 100% ट्रू पॉजिटिव चाहिए, यानी कि उसमें जो है नेगेटिव का मार्जिन नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा ट्रू पॉजिटिव्स पे फोकस होते हैं। मेडिसिन के केस में अपोजिट होता है, मेडिसिन में हमें ज़्यादा ना नेगेटिव्स पे फोकस हम करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कोई मोहलिक बीमारी है तो मशीन उसको सेहतमंद ना करा दे, मशीन एक्चुअल में डिटेक्ट कर ले कि वो उसको मसला है, यानी वो फॉल्स नेगेटिव्स ना दे, वो ट्रू नेगेटिव्स दे, ताकि उसको एक्चुअल में इलाज हो सके। ये ना हो कि बीमारी बढ़ती रहे और मशीन उसको क्लियर कर दिया और बाद उसको का मसला हो। हमें क्लियर अबाउट दैट। तो हर फील्ड में इसके अपने डायनामिक्स हैं, बट इन जनरल ये चीज़ें हर फील्ड में, अब डिफेंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेडिसिन की एग्जांपल दिया, सिमिलरली बैंकिंग में हम फ्रॉड डिटेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा चाहिए कि अगर फ्रॉड
इंडिकेट अगर पॉजिटिव को करता है तो हमें ट्रू पॉजिटिव्स पता होने चाहिए, ये ना हो कि वो फ्रॉड को निकाल दे। तो ट्रू पॉजिटिव उस केस में हमें चाहिए होते हैं। अगेन डिड यू गाइस गेट दैट ओवरऑल? तो ये जो मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है ये किसके अंडर आता है? वी कॉल इट ये मैट्रिक्स में, कि हाउ विल वी कंपेयर कि कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, तो हमें पता चलेगा मैट्रिक्स के थ्रू। और मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, 3 मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी हैं, वो मैंने फाइल में लिखे हुए हैं। F1 है, स्कोर है, इसके अलावा वो है प्रेसिजन है, बट अगेन 3 काफ़ी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो और इसमें लिखे हुए हैं। सो मैट्रिक्स से क्या मुराद है? We can compare it through accuracy, we can compare it through specificity, we can compare it through sensitivity. इसके अलावा और भी हैं, उसमें फाइल में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से फोकस करेंगे हम, और मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता यानी इस पर मज़ीद काम करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार विद रिस्पेक्ट टू दिस? इसको ही टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं। ओके एवरीवन, ये डेटा सेट है। अगेन इसमें प्री प्रोसेसिंग में 2 चीज़ें नई आपके लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात ये, इन जनरल आप देखें, हम इसमें हम चारों के चारों आईवीज़ लेंगे। सो मैट्रिक्स स्कोर भी हमारा आईवी होगा, एफएससी का स्कोर भी हमारा आईवी होगा। हम ये देखेंगे क्या सिटी का भी इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता, और फादर के इनकम का इन्फ्लुएंस भी होता है कि नहीं होता, और हमारा डीवी है वो हमारे पास क्या है? एडमिशन। अब यहाँ पर 2 चीज़ें, जो पहली यानी कि एक तो आपने आउटलायर वगैरह तो देखनी है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहली बात ये है कि एडमिशन जो है वो आपके पास डेटा इंग्लिश में है, ठीक हो गया। आपके पास जो सिटी का डेटा भी है इंग्लिश में है। इन जनरल जो है कंप्यूटर साइंस, ये जो इन जनरल जो एल्गोरिथम्स हैं उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, वी नीड टू कोड दैम, ऐसे ही है। और उसमें कोडिंग में मैंने एक डमी वेरिएबल्स बताया था, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और यानी एक दूसरा एक ये हमने करना है। इसके अलावा जो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली चीज़ है, बल्कि पहले कोडिंग कर लेते हैं। सो एवरीवन जस्ट ट्राई योरसेल्फ, डू यू गाइस नो की जगह कैसे 1, सो लेट्स कोड इट। आई डोंट नो, सर्च ऑन गूगल। आपने क्या करना है, नो की जगह क्या आना चाहिए? 0, और येस की जगह क्या आना चाहिए? 1। आप लोग खुद से कोडिंग गूगल पे सर्च करें। और दूसरा आपने क्या करना है, जो सिटी है उसके आपने क्या बनाने हैं? डमी वेरिएबल्स। इंटरनेट पे सर्च करें दोनों चीज़ें, और आपके पास 10 मिनट हैं, बनाएं कि किसी भी कॉलम के डमी वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। सिटी के डमी वेरिएबल्स बनाएं, और एडमिशन को आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना। इफ़ यू डोंट नो जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट एंड डू इट। क्या वैल्यूज देनी है? नो को आपने 0 देना है, रिप्लेस करना है एडमिशन में, और येस को आपने 1 में, और जो सिटी वाला कॉलम है उसके आपने डमी वेरिएबल्स बनाने हैं। जस्ट डू इट एवरीवन, दिस इज व्हाट आई डिड। आई डोंट नो यू गाइस कैन सी इट हियर। कराची और लाहौर जो सिटीज़ थे उसके यहाँ पे डमीज बन गए हैं। एक कॉन्कैट की कमांड होती है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट करना होता है जोड़ना। आप उसको रो वाइज भी जोड़ सकते हो। पहले आप डमीज अलग से टेबल में लें, उस टेबल को किसी नाम से सेव करें, और फिर उसको कॉन्कैट करें एक्सिस 1 पे कॉलम्स के साथ जोड़ें। जस्ट ट्राई दैट, 2 मिनट और लें, जस्ट ट्राई दैट, आपको इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। ओके, मैं अपना कोड यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हैं। सो दिस इज कोड। अगर किसी से वो एडमिशन की वैल्यूज़ रिप्लेस नहीं हुई, दिस इज़ द कोड। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गेट डमीज, मैंने इस तरह से बनाया, डमीज pd डॉट गेट डमीज है, और फिर ये मैं यहाँ पे इसको भी एक टेबल का नाम दे देता हूँ, स्टूडेंट अपडेट और फिर मैंने डमीज़ के टेबल को कॉन्कैट एक फंक्शन होता है, उसको मैंने कहा स्टूडेंट डेटा के टेबल को और डमीज़ के टेबल को कॉन्कैट कर दे एक्सिस 1 कॉलम पे, तो ये आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा। जस्ट ट्राई दैट कोड, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू गाइस। अपना टेबल का नाम चेंज कर लें। एक आपकी लर्निंग क्या है, पहली लर्निंग इसमें यह है, जब भी आपके पास, वी कॉल इट कैटेगोरिकल डेटा, जब भी आपके पास डेटा कैटेगरीज की फॉर्म में होगा एंड यू वांट टू अप्लाई सम एनालिसिस टू दैट, ऑलवेज मेक डमीज। समझ लगी है? आईवीज में तो ये बेसिकली आपके पास डेटा किस फॉर्म में है, दिस डेटा इज कैटेगोरिकल इन नेचर,
ये कैटेगोरिकल डेटा है, इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं आपके पास, सिटी की कैटेगरीज हैं, ऐसे ही है। अगर आपने रिसर्च मेथड से कोर्स पढ़ा हो उसमें भी होता है ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल्स, इस तरह से। ये कैटेगोरिकल डेटा है। तो आपने जब कैटेगोरिकल डेटा को जब भी आपने अपने डेटा सेट में शामिल करना है, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्लूड इट फॉर एनालिसिस, ऑलवेज मेक डमीज फॉर दैट। अगर आपने उसको अपने एनालिसिस में शामिल करना है, और अगर आपने उसको एज एन आईवी लेना है तो उसकी डमीज बनाएं लाजमी। समझ लगी है? तो जो भी आपका कैटेगोरिकल डेटा है, हमारे केस में कैटेगोरिकल डेटा क्या था, यहाँ पे सिटी था, तो इसमें सिटी में 2 कैटेगरीज थी, 3 होती, 4 होती, उतनी आपकी डमीज बन जाती है। डमीज बनने से क्या मुराद होता है, डमीज क्या चीज़ होती हैं? तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं डमी कैसे बनता है, उसने क्या किया, ये जो आपका सिटी का कॉलम है इसमें 2 वैल्यूज थे, लाहौर और कराची, उसने हर वैल्यू का एक अलग कॉलम बना लिया। अगर मैं यहाँ पे लाहौर कराची के साथ इस्लामाबाद भी कर देता तो यहाँ पे एक इस्लामाबाद का भी अलग कॉलम आ जाता। नहीं समझ लगी? यानी जितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं हर कॉलम का एक अलग, हर वैल्यू का एक अलग कॉलम बन जाता है डमीज में। समझ लगी इस बात की? और 0-1 का मतलब क्या है? आप पहली रो में देखें लाहौर प्रेजेंट है, सिर्फ लाहौर है ना, तो लाहौर वाले कॉलम में उसने 1 कर दिया, कराची वाले कॉलम यानी जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट है जिस कॉलम में वो 1 हो जाएगी, बाकी 0। सेकेंड रो में आपका कराची प्रेजेंट है, कराची में 1 हो गया, लाहौर 0 हो गया। थर्ड में लाहौर था, उसको मैंने कराची वाले में 0 है, लाहौर वाले में 1 है। फोर्थ में लाहौर है, कराची वाले में 0 है, लाहौर में 1 है। फिफ्थ में कराची है, उसमें 1 है, कराची वाले में लाहौर में। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, एक तो ये आपकी पहली लर्निंग है कि आपने कैटेगोरिकल डेटा अगर आपका एनालिसिस में है, आईवी है, मेक इट डमीज, क्योंकि वो इंग्लिश में कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें, इस तरह से आप कौन कौन से कॉलम्स को, आपके पास जेंडर का कॉलम है, अब आपके एनालिसिस का हिस्सा बन सकता है। जेंडर में आपके पास मेल फीमेल है, ऐसा ही है, तो आप उसको डमीज बनाएं, आप उसको अपने एनालिसिस का हिस्सा बना सकते हैं। आप लोग इन जनरल डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें ऑक्यूपेशन का कॉलम होता है, एजुकेशन का कॉलम होता है, मास्टर्स, अंडर ग्रेड, PhD, वट एवर इट इज़, आप उनकी डमीज बना सकते हैं। तो ये डमीज बड़ी ज़रूरी हैं किसी भी कैटेगरी। हाँ, नहीं, दोनों को ही शामिल करना होगा, दोनों का इम्पैक्ट अलग कैलकुलेट होगा। कंप्यूटर इस तरह से नहीं देख रहा, कंप्यूटर ने रिग्रेशन में इन जनरल देखना है, यानी उस कंप्यूटर के नज़दीक ये 2 सिंपल कॉलम्स हैं। कंप्यूटर डजंट थिंक कि ये उसका ऑपोजिट है या ऑपोजिट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, नहीं, कंप्यूटर ने ऐसे नहीं सोचना। इसके लिए नज़दीक ये कॉलम्स हैं, आपने हर एक का मेल का इम्पैक्ट चेक करना है, उसको अलग से चेक करेंगे, फीमेल का चेक करना है, अलग से चेक करेंगे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात जो आपके डेटा में सेकंड जो लर्निंग, और ये सारा कुछ किसका हिस्सा है, प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये अक्सर बहुत बड़ी रीज़न होती है इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस की। आप यहाँ पर देखें, आपके पास मैट्रिक का स्कोर है, सारी वैल्यूज़ लेस दैन 1000 है, ऐसे ही है। आपके पास जो FSC का स्कोर है वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लेस दैन 1500 हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनकम में आएँ तो कुछ वैल्यूज़ लाखों में है, 10 लाख में भी है, कुछ हो सकता है मिलियंस में भी हों, बिलियंस में भी हों। अब ये क्या होता है, ये आपके डेटा को अनबैलेंस सा कर देता है। सो होता क्या है, जितनी वैल्यू बड़ी होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होता है। नहीं समझ लगी? सो वो कॉलम जिसकी वैल्यूज़ मिलियंस में हैं या जिसकी वैल्यूज़ लाखों में हैं, उसका इम्पैक्ट इन जनरल ज़्यादा होगा मैथमेटिकली, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, ऐसे ही है। और वो फॉर एग्जांपल जिस तरह एज का कॉलम होता है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, 100 साल, 120 साल, 150 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आपके पास एक कॉलम है एज का जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 150 तक है, और आपके पास एक दूसरा कॉलम है इनकम का जिसमें मिलियंस में, इवन बिलियंस में भी वैल्यूज़ हैं, या आपके पास एक कॉलम है प्राइस का जिसमें मिलियंस में वैल्यूज़ हैं, तो वो दोनों कॉलम जब एज एन आईवी जाएंगे तो वो बेसिकली वो करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बट वी कॉल इट स्टैंडर्डाइजेशन। आपने क्या करना होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है बेसिकली। आपने अपने डेटा को क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। सो नॉर्मलाइज बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करती है, इट कन्वर्ट्स योर डेटा वैल्यूज या कॉलम वैल्यूज बिटवीन -3 to +3। आपकी चाहे वैल्यूज मिलियंस में हो या बिलियंस में हो, आपकी सारी वैल्यूज ना -3 से +3 के बीच में आ जाएंगी। जी स्कोर जिसे आप कहते हैं, स्टैट प्रोड्यूस, इसको जी स्कोर्स कहते हैं। जी स्कोर में 3 से प्लस भी वैल्यूज चली जाती हैं, बट इन जनरल वो आउटलायर्स कंसिडर किए जाते हैं, और बेहतर होता है कि उनको आप निकाल दें।
ठीक हो गया। -3 से नीचे भी वैल्यूज चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू -5 आती है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो आउटलायर होगी, उसको आप निकाल दें। तो ये बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो इनकम का कॉलम है, जो आपके पास फादर इनकम है, उसका भी आप जी स्कोर बनाएं, और आपके पास जो मैट्रिक का कॉलम है उसका भी जी स्कोर बनाएं, स्टैंडर्डाइज करें उसको, और जो आपके पास जो भी और एफएससी का स्कोर है उसका भी जी स्कोर बनाएं। सो एवरीवन डू दैट, जस्ट गूगल पे सर्च करें और नॉर्मलाइज योर डेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कुछ लोग क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज नहीं करते, वैसे आगे प्रेडिक्शंस पे चले जाते हैं, उनके मसले आते हैं। सर्च करें आपने अपने कॉलम को कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये sklearn में ही फीचर है, स्टैंडर्ड स्केलर के नाम से सर्च दैट हाउ टू नॉर्मलाइज योर डेटा। बाकी सारे कॉलम्स को नॉर्मलाइज करें, ये बड़ा ज़रूरी है। हाउ टू नॉर्मलाइज योर डेटा और व्हाट यू कॉल स्टैंडर्डाइज, इसको वैसे इनमें फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सेम रखें। नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और भी इसके अलावा मिन मैक्स भी होती है, और भी होती हैं इसके अलावा। एवरीवन जस्ट फाइंड आउट, आपने क्या करना है, मैट्रिक के स्कोर को, एफएससी के स्कोर को, फादर इनकम को नॉर्मलाइज करना है, और उसको आपका टेबल आपने कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ होता है इसके लिए। देखें डेटा को कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, मैंने बना ली, अब आप लोग बनाएं। सोच ओके, मैं इसको, हमारे पास टाइम कम है, ये आपकी घर के लिए टास्क है, ये आपने करके लाना है, मुझे कॉन्सेप्ट और करवाना है। मैंने बना लिए हैं, बट इसको मुझे भी कॉलम्स के नाम देने, बट जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पहली बात ये, आप एक लिस्ट बनाएंगे उन वेरिएबल्स की जिनको आपने कन्वर्ट करना है। दिस इज़ द रेलेवेंट लाइब्रेरी, आपने खुद से करना है, आपके पास बेशुमार रिसोर्सेज हैं। sklearn में स्टैंडर्ड स्केलर एक लाइब्रेरी है, सॉरी मॉड्यूल है, sklearn.preprocessing, इसमें स्टैंडर्ड स्केलर एक मॉड्यूल है, इसके थ्रू आपने ये करना है। ये आपने घर से करके लाना है लाजमी। मुझे एक कॉन्सेप्ट और करवाना है, टाइम हमारे पास कम है। जिस तरह से मर्जी करें, इवेंचुअली नॉर्मलाइज होना चाहिए, जिस तरह से मर्जी करें। ओके, इसको अभी के लिए, यानी ये आपने घर से करके लाना है। ओके, लास्ट थिंग जो मैंने आपको करवानी है, जो मेरा कोड है, बस भाई, जो अगर आप लोगों ने मेरी वाली फ़ाइल को लोड किया हुआ है, जो मैंने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की फ़ाइल थी, उसमें ये मैंने अलग से एक हेडिंग दी हुई है, स्टैंडर्डाइज द डेटा, उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम देयर, आपको ये कोड मिल जाएगा। ये मैंने कोड ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज द डेटा हेडिंग है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में, बट इसको आप बाद में करेंगे। एक जो लास्ट चीज़ मुझे आज आपको पढ़ानी है, दैट इज़ क्रॉस वैलिडेशन। कोई बता सकता है, किसी को पता है लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है, उसे हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। एनीवन हैज़ एनी आइडिया व्हाट इज़ क्रॉस वैलिडेशन? क्रॉस टैबुलेशन डिफरेंट है, क्रॉस टैब्स बनता है दो वेरिएबल्स के बीच में। क्रॉस वैलिडेशन किसी को पता हो? एनीवन हैज़ एनी आइडिया? इसका ताल्लुक बेसिकली, जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक स्प्लिट के साथ है। जो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पढ़ते हैं, ये बेसिकली इसका ताल्लुक उसके साथ है।